इंडिया में रहना एक श्राप है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री होने के बावजूद भी मोस्ट प्रोबेबली इन 2025 इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज टू लिव इन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और धीरे धीरे क्यों सारे रईस लोग इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो मैंने छान मारा पूरा इंडिया अपनी रिसर्च में और इसके बारे में जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। एंड हियर्स व्हाई इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री टू लिव इन। अब इस पूरे संसार ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जो भी इंडिया में पैदा होने वाला है उसके लिए मुश्किलें पहले से ही डाल के रखो। एंड मैं बात कर रहा हूँ जियोग्राफिक कंडीशंस के बारे में। जैसा कि आप सबने बचपन में पढ़ा ही होगा कि इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यही कारण है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर अपने को समर्स के अंदर एक्सट्रीम हीट वेव्स देखने को मिलती है, जहाँ पे टेम्परेचर्स 50 डिग्री तक टच होते हैं। और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत असर पड़ता है। लाइक आप खुद सोच के देखिए, एक आपको परफेक्ट टेम्परेचर में बिठाया जाए पढ़ाई करने के लिए और एक गर्मी भरे माहौल में, तो आप कहाँ ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। जनरली ऐसा देखा जाता है कि वो कंट्रीज जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं जाता है, जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 30 to 40 डिग्रीज के बीच में रहता है, वहाँ के लोग लंबी उम्र जीते हैं। एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ के लोग ओवरऑल एवरेज कम जीते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर लाई करना ना केवल हमारी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है बट ऑल्सो हमारी हेल्थ को भी। चलो इन दो चीज़ों से आप बच भी गए, तो भी आपके सामने आते हैं आपके पड़ोसी, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, जिनमें से एक भी काम का नहीं है। इस मामले में मैं यूएसए को देखता हूँ। ऊपर कनाडा है जिसके साथ वो कुछ कर नहीं सकता, और नीचे मेक्सिको है, और लेफ्ट राइट में पूरा समुंदर से घिरा हुआ है। तो उसके पास में बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने का इतना कुछ झमेला ही नहीं है। और एक तरफ इंडिया को देखो, ऊपर चाइना से खतरा है, लेफ्ट में पाकिस्तान से खतरा है, और इसी वजह से हमें अपने बजट का बहुत सारा पैसा मिलिट्री में डालना पड़ता है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इट इनटू अदर फील्ड्स। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएजुकेशन। अनएजुकेशन भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो फिर मेरे को अनएजुकेशन से क्या फ़र्क पड़ता है। भाई आप तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि आप पढ़ लिख के एक नई कार खरीदे और कोई अनपढ़ गंवार आदमी आके उसके ऊपर स्क्रैच मार जाए, या फिर आप अपना एक नया बिजनेस खोले और उसके ऑफिस में कोई पत्थर मार दे। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग कि आपके पढ़े लिखे होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वी लिव इन अ ओवरऑल सोसाइटी जहाँ पर सबका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। और इस सेंस में भी इंडिया का रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, और ये चीज़ मैं अगले 1 मिनट में प्रूव करने वाला हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कोई एक अंकल ऐसे मिलेंगे जो कि चिल्ला चिल्ला के फ़ोन के ऊपर बात कर रहे होंगे। इंडिया के लोगों के अंदर सिविक सेंस नाम की चीज़ नहीं है। दे डोंट नो व्हाट पर्सनल स्पेस एंड पब्लिक स्पेसेस, पॉपुलेशन एंड इनसेन कंपटीशन। मैं आपको 2 सिनेरियोस बताता हूँ। पहला है यूनाइटेड स्टेट्स का और दूसरा है इंडिया का। और मान लेते हैं कि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो अमेरिका के अंदर आपको बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी जिनके अंदर एडमिशन मिलना कंपैरेटिवली आसान है, जबकि इंडिया के अंदर आपको बस 2 ही इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं जो कि बहुत ही तगड़े हैं। पहला है आईआईटी और दूसरा है एनआईटीज। और अगर आप इन दोनों में नहीं जा पाए तो बैड न्यूज़। एंड सेम गोज फॉर मेडिकल कॉलेजेस एज वेल। इंडिया के अंदर 25 लाख से भी ज़्यादा लोग नीट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्शन कितनों का होता है? 30, 40, 50 हज़ार लोग। यानी कि हमारे पास में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम डॉक्टर्स बना पाए। इंडिया के अंदर इनसेन कंपटीशन होने की वजह से लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करते। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। जबकि बाहर इतना सब झमेला करने का ज़रूरत ही नहीं है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। और इतनी मेहनत करने के बाद में एक अच्छे कॉलेज में जाने के बावजूद भी आपको इंडिया के अंदर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा ही नहीं जो कि आपको अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडेप्ट करवाता हो। जबकि यूएसए के अंदर आप इजीली कॉलेज में घुस जाएंगे और वहाँ पे आपको इंडिया से बेटर एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। और ये बात सिर्फ यूएसए की ही नहीं है, सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, चाइना के अंदर, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, हर एक जगह पे आपको ऑलमोस्ट ये सेम चीज़ मिलने वाली है। और इंडिपेंडेंस के बाद में अभी तक ये चीज़ बदली नहीं गई, क्योंकि हमारा माइंडसेट वहीं अटका पड़ा है। जहाँ पे यूएसए के अंदर आपको आइडियाज़ चेरिश करने वाले लोग मिलेंगे, इनोवेशन को सपोर्ट करने वाले लोग मिलेंगे, वैसे इंडिया के अंदर लोग सपोर्ट करते हैं सरकारी नौकरी हो। तो ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया है जो कि दुनिया बदल सकता है। तो इंडिया के अंदर आपको उतना सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा उसके लिए जितना आपको बाहर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल चाइना को ही देख लो, कितना इनोवेशन को सपोर्ट करता है और उसी की वजह से उनका इकोनॉमी आज बहुत बूम कर रहा है। वी आर फोर्स्ड
टू गो ऑन द सेम रिटर्न पाथ्स। और यही मोस्ट प्रोबेबली एक रीज़न है कि आपको सारे बड़े बड़े लोगों के बच्चे ना इंडिया की स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे। और अभी तो बने रहिए, क्योंकि अभी मैं आपके सामने खुलासा करने वाला हूँ कि क्यों इंडिया के अंदर रहने वाले सारे मिलियनेयर्स इंडिया को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि जैसे तैसे घिस पड़ के आप आ जाते हैं पैसे कमाने पर, बट फिर भी ये कंट्री आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब आपको अपनी इनकम में से मेजॉरिटी पैसा देना पड़ेगा एज अ टैक्स। किस चीज के लिए? बहुत ही शानदार फैसिलिटीज जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पुअर एयर क्वालिटी, पुअर हेल्थ केयर, इतनी खराब कि 1.3 हॉस्पिटल बेड्स है पर 1000 पीपल। और इसके अंदर तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड को भी काउंट कर रहा हूँ, जो कि हर कोई अफोर्ड तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता। और जब आप इतना पैसा एज अ टैक्स देते हैं और उसके बावजूद में आपको फैसिलिटीज के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा, ना आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, ना आपको अच्छे रोड मिल रहे हैं, ना आपको कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका भरोसा धीरे धीरे कंट्री पे से उठने लगता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से आज मेजॉरिटी लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। और सोने पे सुहागा करती है एक और चीज, दंगे। अब मानो या ना मानो, बट इंडिया काइंड ऑफ एक अनस्टेबल कंट्री टाइप है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से फेस्टिवल पे कौन से दंगे हो जाए। अब एज अ कंपनी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को अपने हेडक्वार्टर्स कहीं ओपन करने हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं दो ही चीज़ें देखूंगा। पहली चीज़, कंट्री स्टेबल होनी चाहिए। अब इंडिया चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा पड़ा है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी इनस्टेबिलिटीज है, तो ये इंडिया को एक आइडियल ऑप्शन नहीं बनाता। जहाँ पर चाइना, जहाँ पे गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करती है, पॉलिटिकल पूरा स्टेबिलिटी है और डिफेंस का भी कुछ झंझट नहीं है, तो कंपनीज चाइना को ज्यादा प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू इंडिया। और फाइनल चीज है हमारी गवर्नमेंट, जो कि अगर चाहे तो इन सब को बदल सकती है। बट अब क्या करें, हमारी गवर्नमेंट भी तो करप्शन से भरी पड़ी है ना। करप्शन के साथ साथ हमारे इंडिया में ऐसे लॉज भी नहीं है जो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करें। जैसे कि अभी आपने अतुल सुभाष का केस देखा होगा। ऐसे केसेस रियली हमारे लॉज के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। एट द एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम इंडिया के प्रेजेंट को और बाकी कंट्रीज के प्रेजेंट को एक बच्चे की तरह देख सकते हैं, जिनके पेरेंट्स हैं उन दोनों कंट्रीज का पास्ट। अब अगर आपके पेरेंट्स कैपेबल हैं, यानी कि अगर आपकी कंट्रीज का पास्ट बड़ा अच्छा रहा है, तो आपके प्रेजेंट को यानी कि आपके बच्चों को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी कंट्री का पास्ट अच्छा नहीं रहा है, तो फिर आपकी कंट्री अभी प्रेजेंट में स्ट्रगल करेगी। एंड ये चीज प्रूव करने के लिए आप हिस्ट्री के पन्ने पलट के देख सकते हैं। जिस कंट्रीज को आप अभी परचम लहराता देख रहे हैं, उन कंट्रीज ने कभी ना कभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स का सामना करा है, जिनका रिवॉर्ड उन्हें आज देखने को मिल रहा है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमें भी ये रिवॉर्ड मिले, तो वी हैव टू स्ट्रगल। और अभी अपना इंडिया उसी फेज से चल रहा है, धीरे धीरे चीजें बदल रही है, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव भी हो रही है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर 2047 तक विल बी द किंग। तो आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो एंड आपको इस वीडियो के अंदर बोले गए पॉइंट्स अच्छे लगे हो। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला है, कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में। गुड बाय।